ओके, हम सिनेरियो एक दफा आप लोग समझ लें, ताकि एक आप लोगों का टेम्पो बन जाए कि जब सब फर्टिलिटी का मॉड्यूल होता है तो उसकी हिस्ट्री जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसको लेने का एक खास तरीका कि कैसे हिस्ट्री को लेना चाहिए। तो ये टेम्पलेट जो है, ये वाली, ये जो एग्जैक्ट ये वाली हिस्ट्री है, ये बुक, ठीक है ना? ये पिक्चर आप इसकी, वो यस तो मैम। शेयर होगी लेकिन फिर भी ये मैंने आज सुबह प्रिपेयर की। मैं तो आप लोगों को इस बाकी सिनेरियोज भी चीज वगैरह सब के अलावा आप लोगों को एक अलग से पता होना चाहिए कि जब भी पेशेंट सफोकेटिव के साथ प्रेजेंट करे तो क्या पूछना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो नाइला से यस स्टार्ट मैम। करते हैं, ठीक है? नाइला, कोई भी नाइला आ जाए, फिर उसके बाद दूसरी नाइला, फिर हुमैरा, फिर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर सलाम। सादिया, उस दिन मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, ठीक इसीलिए है। मैंने नाइला बोला, ठीक है? अभी आप स्टार्ट करोगी नाइला, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हम इसको एक साथ साथ करेंगे ताकि आप लोग अटेंटिव रहें और सब भी अटेंटिव, मैं किसी को भी बीच में नहीं कर सकती। अभी ये है कि सिनेरियो पढ़ो। ओके। A married couple, Mr. and Mrs. Ahmed, aged 33 and 29 years, so have come to our Dr. Sadia clinic, and they have been trying to conceive for 2 years without success, and they want to know the possible reason for the subfertility and discuss the investigation and the management. ओके, वेट। अब देखो, एक बात, सब फर्टिलिटी हम कब कहेंगे? जब 2 साल पूरे हो चुके, ठीक है? कंप्लीट फॉर 2 इयर्स एक दूसरे के साथ without the use of any contraception or any barrier method, they have been trying and they have been together and they have tried to conceive and they have not conceived yet, तब जाके हम Succeed. इसको सब फर्टिलिटी, ठीक है? अच्छा, 2 साल में इस यंग एज में 33 और 59 ईयर्स, कितने परसेंट इनको जो है चांस था कि 2 साल में प्रेग्नेंट हो जाएंगे? 1 ईयर का 85 होता है। 85% मैम। हाँ 85 90% टू ईयर्स में, 1 ईयर में अबाउट 80%। यस, 2 इयर्स में इट इज मोर देन 90%। और इस यंग एज, 90%। हाँ। हाँ, कि यंग है तो और इनका अच्छा परसेंटेज है। अब जितना एज बढ़ती जाती है फिर ये 2 ईयर वाला भी उनमें भी फिर कम, तो इसका सेकेंड मतलब, ईयर 92% और फर्स्ट ईयर का जो है ना यस। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और 84%। स्टार्ट करें, जी। ठीक है? आप स्टार्ट करें। सिम्युलेटेड ये हम कर रहे हैं या रोल इसको प्ले। रोल प्ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नायला है। मैं आज आपकी तिब्बी मायने की डॉक्टर हूँ गैनी क्लिनिक में। मुझे आपका तहरीरनामा मौसूल हुआ है जिसमें मिस्टर एंड मिसेस अहमद, आप दोनों की उम्र एज 33 और 29 साल है, और आप पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चा ठहरने की। तो अभी जो है आप डिस्कस करने आए हैं, क्या ऐसा ही है? जी। बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे हाँ जी, मुझे आप और जैसे कि मैं हम पहली दफ़ा मिले हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि हम आपके मसले के बारे में कुछ और मज़ीद जानें, जिससे कि आगे हम इलाज करने में हमें मदद मिल सके। ठीक है। तो मुझे आप बताएंगे कि अभी तक आप वेट, दोनों ने क्या क्या दवाई बाकी, वगैरह ली है? वेट वेट, बाकी सारा ठीक था। जब सब फर्टिलिटी की आप हिस्ट्री करते हो तब उसको वो ये भी श्योरिटी देते हो कि मैं आपसे कुछ जाती नोयत के सवाल करूं, क्योंकि ये जी। ऐसा मसला है जो आपकी अज़दवाजी जिंदगी से इसका ताल्लुक है, तो मैं कुछ जाती नोयत के सवाल करूंगी और मैं आपको ये इत्मीनान पहुंचाती हूँ कि आपकी ये बातें मेरे और आपके बीच में रहेंगी और इससे ज्यादा अच्छा। किसी को मालूम। जी जी। कुछ मैं आपसे कुछ ज़ाती नौयत के भी सवालात पूछूंगी, जिससे कि हमें आपके मसले के बारे में मज़ीद पता चल सके, और आगे आपकी कुछ रिपोर्ट्स भी करवानी पड़ेंगी, और हम आगे बेहतर लाइलाज इलाज का भी हल वो कर सकें। ठीक है। तो जी, मैं आपका मसले के बारे में आप मुझे बताएंगी कि जैसे कि आपको 2 साल से है, तो 2 साल तक आप दोनों ने कितना अभी तक इलाज लिया है, और क्या क्या दवाइयाँ ली हैं आप दोनों ने, आपकी कितनी रिपोर्ट्स पहले की गई थी, वो आप मुझे दिखाएंगी। एक, ठीक है। अब इस, उसके वेट अलावा वेट जो है। वेट वेट, जी। पहले सुन लीजिए, ठीक है?
अब म्यूट कर लो ताकि ये टेम्पलेट जो है ब्रेक ना हो। एक दफा पहली ही बार आपके माइंड में एक चीज स्ट्रेट लाइन में बैठ जाएगी तो उसी तरह उसको जब भी पेशेंट प्रेजेंट करती है, आपने इंट्रोडक्शन के बाद उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को जो है वो एलोबरेट करना होता है। ये हर केस में जरूरी नहीं है कि तक होती है। आप उसे दोबारा से रीएश्योर कराते हो कि वो कब से कितने अरसे से हामला होने की कोशिश कर। ठीक है, हो सकता है उसकी शादी को 2 साल है, बट शी इज ट्राइंग टू कंसीव 6 मंथ्स और 5 मंथ्स, इस तरह का ड्यूरेशन है। तो फिर तो वो सब फर्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, आप उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको एलोबरेट करें। फिर आप, क्या आप या आपके शौहर ने एक दूसरे आप इन दोनों में से कोई एक कभी प्रेग्नेंट अगर हुआ है तो उसके बारे में आप उसकी डिटेल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है औरत की दूसरी शादी है, हो सकता है ये आदमी की दूसरी शादी है, इसके अलावा उसकी कोई और जो है पार्टनरशिप है किसी के साथ, उससे उसके बच्चे हैं। तो ये चीज, ये 2-3 चीजें शुरू में ही आप उससे कंफर्म। ये तो इंट्रोडक्शन के बाद ये क्वेश्चन जैसे कि हम नेम, ओपीएल, ब्लड ग्रुप वगैरह नहीं भूलते, उसी तरह ये 2 लाइनें आपने ऐसे पेशेंट्स में नहीं भूलनी है। इस पे जो है एग्जामिनर कान लगाता है कि ये चीजें करती है, ये बोलती है कि नहीं, ये इसी के रिदम है। ठीक है, हर चीज का एक रिदम होता है, ये इसका रिदम है। उसके बाद आप क्या करते हो, दोनों पार्टनर्स, नाइस गाइडलाइन ये रिकमेंड करता है जब आप सब फर्टिलिटी की इवैल्यूएशन कर रहे होते हो, मैनेजमेंट कर रहे होते हो, इट्स नेसेसरी कि आप दोनों कपल्स की साथ में हिस्ट्री लो, को एग्जामिनेशन करो, उनकी काउंसलिंग, दोनों को साथ लेके चलो। ये नहीं है कि एक सब फर्टिलिटी है तो आप खाली फीमेल को लेके बैठे हो। तो हमारे सिनेरियो में ये होता है कि यूजुअली सिर्फ फीमेल होती है, रोल प्लेयर होती है, बैठी होती है। तो मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे और आपके शोहर से मुतालिक। ठीक है, अब जाहिर है अगर वो शो आप या ये सेंटेंस भी बोल सकते हो कि आप अपने शोहर को बुलाना चाहेंगे क्योंकि मुझे उनके बारे में भी कुछ मालूमात चाहिए, उनकी भी कुछ टेस्ट सकती है जो इस सेशन में शामिल। तो इस तरह यानी एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आप दोनों को लेके कंसर्न हो, एक ही दम से आप दोनों की वो नहीं कि ये फीमेल का ये इशू है, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। फिर उसके बाद जब फीमेल की तरफ आप आए हो तो देखो, जैसे आप टॉप कॉजेज अगर आपके माइंड में आती है ना, तो टॉप फीमेल में जो कॉजेज है उनमें सबसे पहले है ही पीसीओएस। ठीक है, आप डीडी वाइज भी अपनी हिस्ट्री ले सकते हो और आप जो है उसकी सिस्टमैटिक जो एक जनरल हमारा गायनिक टेम्पलेट है उसके हिसाब से भी हिस्ट्री ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तो जब आप उसकी सबसे पहले आपके माइंड में जब आया सब फर्टिलिटी, आया पीसीओएस, आप स्टार्ट करो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ठीक है, यानी आप जब भी कोई चीज याद करते हो ना तो अपने माइंड में उसको उसी सीक्वेंस से याद किया करो। माइक्स म्यूट कर ले सब लोग, उस सीक्वेंस को मत तोड़ा, क्योंकि जब आप सीक्वेंस वाइज अपने ब्रेन के अंदर एक चीज को एंटर करते हो एग्जैक्टली वो उसी सीक्वेंस से फिर निकलना शुरू। अगर आप हैव हैजर्डली चीजों को एंटर करते हो तो फिर वो हैव हैजर्डली। और हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में ये बात आप लोग याद रखो कि सीक्वेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पहले मैं जो हूँ ऑब्स पूछ लूँ, फिर जाके मैं उसका सोशल पूछ लूँ, फिर जाके मैं प्रेजेंटिंग करती हूँ। ये आपका इंप्रेशन खराब कर देती है। आपको जितना नॉलेज होता है आप उतने मार्क्स नहीं लेते। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल अपनी सीक्वेंस को अच्छा बनाएं। और उसके बाद जब आपके माइंड में डीडी आ गई कि पहले भाई मैं पीसीओएस ज्यादा पूछ लूँ, कॉमनेस्ट वही है, तो आप उसके पीरियड्स के बारे में पूछना शुरू कर देते हो, जिसमें माहवारी की रेगुलरिटी है उसकी एलएफपी आप पूछ लेते हो। और अब पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस और ये सब रिलेटेड है menstruation के साथ आपको सारी डिटेल्स की भाई आपको माहवारी के दौरान कोई तकलीफ ज्यादा तो नहीं होता या खून ज्यादा तो नहीं पड़ता। आप सारे फैक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो रूल आउट करना शुरू कर देते हो। और पीसीओएस में क्या होगा, माहवारी के साथ उसके पीरियड्स मिस हो जाएंगे, तो इसलिए आप दोबारा उससे पूछ लेते हो। बेशक हो सकता है वो रेगुलर बोले, लेकिन ये रिसेंट कोई उसकी रेगुलरिटी की हो, प्रीवियसली उसको ऐसा होता हो कि पीरियड्स मिस होते हो, तो आप अपना ये क्वेश्चन नहीं भूलोगे। ये 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करें। आप उससे पूछोगे कि आपने कोई
सिम्टम्स ऐसे तो महसूस नहीं किए, जैसे कि गैर जरूरी बाल, चेहरे पे जो है पिंपल्स आते हैं, दाने आते हैं, वजन में वजन आपका बढ़ जाना या कोई तब्दीली महसूस। फिर उसके बाद आप उसके ये पीसीओएस के साथ साथ अब मेंस्ट्रुअल में आप उसके पेल्विक पेन, पेल्विक डिस्चार्ज या एंडोमेट्रियोसिस भी यहीं पे पूछ सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कि आप अगर इसको एंडोमेट्रियोसिस को अलग अलग कर रहे हो, या इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। When you are inquiring menstrual history, you can inquire intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, cervical smears, सारी उसकी जो gynecological history आप इसमें पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आ रही है उसकी ऑब्स हिस्ट्री। देखो इसमें सीक्वेंस पहले आया मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, यानी उसकी गायनी आई पहले, और फिर आ रहा है उसका ऑब्स का हिस्ट्री। और जो है आपने पूछा कि क्या वो पहले कभी प्रेग्नेंट हुई है, एक बार दोबारा से उसकी सारी आउटकम्स, नंबर्स, कॉम्प्लिकेशंस आपने तसल्ली से पूछ लिए। उसमें क्या है, कोई एक्टोपिक एबॉर्शन तो नहीं हुआ, या कोई ऐसा कंडीशन जिसमें उसने कोई सर्जरीज कराई, जैसे हो सकता है सेल्फ इंजेक्टमी हुई हो, बायलेटरल हुई, और स्टिल वो अब सब फर्टिलिटी उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, तो कॉज आप जो है उसको एवेलुएट करना है। अब रिकॉल में जो है इसी तरह पेशेंट बिल्कुल सपोर्टेड थी, उसका बीटीएल की हिस्ट्री है, और आप जब तक हिस्ट्री खरीदोगे नहीं, आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे कि वो पेशेंट है एक्चुअली बीटीएल करा चुके हैं, और अब जो है वो pregnant। तो वो कुछ भी क्लियर कट कभी आपको मिल जाता है, या फिर कुछ नहीं है, कभी कभी नहीं मिलता, इसलिए सीक्वेंस मैटर्स, ईच क्वेश्चन मैटर्स। आप उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री पूछो कि आप जो अपने पार्टनर के साथ होते हो, जो फजी ताल्लुकात, किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं होती, कोई मुश्किलात तो नहीं होता, कोई दर्द तो नहीं होता, खून तो नहीं पड़ता, दाग तो नहीं पड़ते, नलों में दर्द तो नहीं होता। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन। मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उसमें अब क्या क्या है जो सब पर टाइल कर देती है। मेडिकल हिस्ट्री में आता है आपका थायराइड, खासकर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। आप उसके अलावा उसकी बाकी हिस्ट्री पूछते हो मेडिकल में, जैसे टीबी, डायबिटीज, ब्लाइंडर्स, हाइपरटेंशन, कोई और ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जिसके लिए वो टैबलेट्स यूज कर रही हो। ठीक है। और अब देखो, हम अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठे होते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उधर से सब फर्टाइल है और उधर से वो ल्यूकेमिया की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अपने हर पेशेंट को उसके हिसाब से जो है मॉडिफाई करके और मैनेज। तो फिर उसके बाद आप उसके कंट्रासेप्शन की भी हिस्ट्री लेते हो। अब ये नहीं है कि पेशेंट फर्टिलिटी की मैं तो कंट्रासेप्शन पूछूंगी नहीं, नहीं आप पूछोगे। कंट्रासेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। हो सकता है वो जो है प्रोजेस्टेरॉन यूज कर रही थी, और आपको तो पता है कि प्रोजेस्टेरॉन के बाद ओव्यूलेशन काफी टाइम लेती है। पीओसीपीज के बाद एटलीस्ट 1 महीने बाद वो रिवर्सल हो जाता है, बट प्रोजेस्टेरॉन में 1 साल तक का एक गैप आ सकता है ओव्यूलेशन को दोबारा से आने में। इसलिए आप उससे कंफर्म डिटेल वाइज पूछोगे कि कौन सी वो कंट्रासेप्शन यूज कर चुकी है, कर रही थी, और उनके साथ की वजह से जैसे आईयूसीडी वगैरह इश्यूज तो नहीं। आप उसके आओगे कि अब मैं आपके मेल पार्टनर के बारे में कुछ questions करती हूँ। आप इन दोनों को मिला के भी मेडिकल प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो, बट अगर आप अलग अलग पूछते हो तो दैट विल बी इक्वली इफेक्टिव। कोई इसमें मतलब नहीं। आप जब स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हो, आप उसमें बोलते हो आई विल इंक्वायर रिगार्डिंग योर मैरिटल हिस्ट्री, आई विल इंक्वायर रिगार्डिंग योर सेक्सुअल हिस्ट्री और क्वाइटल हिस्ट्री। आप स्ट्रक्चर डिस्कशन में इस तरह हेडिंग्स। खैर उसके बाद आप सेक्सुअल हिस्ट्री के मेल के साथ आ गए। मेल में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि इरेक्शन, इजैक्यूलेशन के इश्यूज होते हैं। आप उनको अच्छे से एलोबरेट करते हो और बहुत ही सादा अल्फाज में कि अज़दवाजी ताल्लुक में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती। और आपके शौहर जब आपके साथ होते हैं तो ताल्लुक के दौरान नॉर्मल करते हैं, कोई मसला तो नहीं होता। अब इरेक्शन वगैरह वो इतना नहीं समझते। ठीक है। और अगर आप गुड लक ये होगी कि अगर ये स्ट्रक्चर डिस्कशन आप आराम से बोल सकते हो, इरेक्शन आपका वर्ड है, आप आराम से बोल सकते हो। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस उसमें अभी फादर ऑफ अ चाइल्ड है या नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो उधर थे, आपने उधर भी पूछ लिए। तो अब आ रहे हो आप उसकी पास मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री और ट्रॉमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें आपने एक आदमी की आपने
उसको अच्छे से पूछना है कि बचपन में या ऐसा तो नहीं हुआ वो जो है मम्स की शिकायत हुई हो, ठीक है। या अच्छे से उर्दू में अब देखो खास जगह है सी बेसिकली इसका point है, ठीक है। लेकिन आप और इसको अपने लिए आसान करने के लिए आज़ाए मखसूसा भी बोल सकते हो, ठीक है। और अच्छा मेरी वॉइस अभी भी डिस्टॉर्टेड है। आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि उनके जो मर्दाना आज़ा है, ठीक है, ये अल्फाज भी आप पूछ सकते हो। उनमें कभी किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई उस जगह में चोट तो नहीं लगी, ठीक है, कभी हर्निया वगैरह का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। तो और उनको कोई दायमी शुगर या कोई सी बीमारी तो नहीं है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है बहुत तंग कपड़े पहनते हो, कोई जिम जाते हो, जिम वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हो जैसे कि स्टेरॉइड, मेल की आप पूछ रहे हो। लाइफ स्टाइल और ऑक्यूपेशन आप मिला के भी पूछ सकते हो, अलग से भी पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आपने उसमें स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारे उसमें आके ऐड हो गए। अभी भी डिस्टॉर्टेड है। आप लोग कोई माइक अनम्यूट करते और मुझे बता देता कि समझ तो आज ना, इतना डिस्टॉर्टेड का क्या फायदा समझना है। यस मैम, कट रही है आवाज। अच्छा वेट कनेक्टेड। अच्छा जैसे नेट का डिस्टॉर्शन है या जैसे माइक का डिस्टॉर्शन है? अब ठीक है। ये ठीक। नेट का हो रहा है शायद। हम्म। नेट हाँ, है। आज तो हम्म। सिग्नल्स भी नहीं थे, पता नहीं क्या है यार। हाँ, सिग्नल वो ड्रॉप हो रहे हैं ना, हाँ आज इस वजह बहुत से। सारा दिन ऐसे ही था, एक ही सिग्नल पे सारे मोबाइल चले। नहीं नहीं, वो यू फोन के ज्यादातर हो रहे हैं और बाकी जोंग वाले सही हैं काफी। अच्छा। अभी मैंने जोंग करवाया, कल मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था यू फोन। हम्म। ठीक है। अच्छा बच्चे, इसमें अभी उस फैमिली हिस्ट्री आप दोनों की मिला के पूछ सकते हो, दोनों में ही इम्पोर्टेंट है सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री। वुमेन में अगर सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री है तो वो ज्यादातर फिर पीसीओएस की तरफ इशारा कर रही होती है। और अगर मेल में है तो फिर ये हो सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो इनमें चल रहे हैं। हो सकता है अब जैसे एक फैमिली तीनों के तीनों मेल कैलमैन थे, तो आपको ये कॉमनेस्ट उधर मेल की साइड में भी मिल सकता है और फीमेल में भी, जो फैमिलीज में चल रहा होता है कंटिन्यूस, वो बच्चे नहीं होते। आप फिर उसके कपल्स की एक्सपेक्टेशंस और वो उन्होंने जो पास्ट ट्रीटमेंट्स ली हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चंस पूछोगे हो सकता है आप लोगों का जो वाइवा है वो डायरेक्ट ही आपकी नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन मैनेजमेंट की तरफ जा रहा हो। मतलब कहने का मकसद ये है, पीसीओएस की पेशेंट है, ओवुलेशन इंजेक्शन दे चुकी है बट शी हैज नॉट रिकवर्ड, लेकिन आपके सामने वो इस टाइम एक सबफर्टाइल कपल है। तो आप जब तक उसकी पास ट्रीटमेंट हिस्ट्री, एक्सपेक्टेशंस वगैरह के बारे में आप नहीं पूछोगे तो आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे कि मुझे अब सेकेंड लाइन मैनेज करना है। शी इज नॉट अ केस ऑफ फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब आप एक अच्छी हिस्ट्री देते हो और उसको अच्छे से सुनते हो, अपने पॉइंट्स नोट कर रहे होते हो, पेज रखा होता है आपने, ठीक है। और आप मुझसे इस कंसल्टेशन की क्या उम्मीद रखते हैं? अब जैसे मेरे साथ एक पेशेंट थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ था, और उसमें एक पेशेंट ये सब फर्टिलिटी थी और उसमें पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आप मुझे आईवीएफ के बारे में बताएं। वो अनएक्सप्लेन्ड जो है इनफर्टिलिटी पेशेंट। तो कहने का मकसद ये है कि आपका क्वेश्चन बहुत काउंट, जब उससे डिग आउट कर रहे होते हो तो चीजें आती हैं। तो खैर वो स्टेशन अच्छा हुआ था, उसकी डायग्नोसिस और पूरा आईवीएफ बता दिया था, इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत अच्छा करोगे। फिर आप आओगे सोशल एंड सपोर्ट सिस्टम्स के, बाकी क्या है आपका ताल्लुक, अजवाजी ताल्लुक इस मसले की वजह से खराब तो नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपको उनको काउंसलिंग सेशन दिलवाने पड़े। बाकी खानदान में आपके इर्द गिर्द आपको सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, आप किसी किस्म की परेशानी में तो नहीं है कि आप चाहते हैं आपको जहनी है परेशानी के लिए भी ताउन फराहम किया जाए, ठीक है। ये एक सिंपल से वर्ड्स हैं, आप उसको थैंक्स करके और कॉन्फिडेंशियलिटी दोबारा जो है इंश्योर करा के, ऑल्दो ये जो इतना डिटेल है ये 10 मिनट में पॉसिबल नहीं, बट स्टिल हम अपनी एक
आजजाना सी कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इन चीजों को टच दे दें। तो आप बचते उस टाइम हो जब आप हेडिंग वाइज जाओ। ठीक है, कि जैसे अभी मैं आपके खानदानी बीमारियों के बारे में पूछना चाहती हूँ, अभी मैं आपके खानदान के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनमें किसी किस्म की ऐसे ही मसले तो नहीं है कि उनको बच्चे ना हो रहे। अच्छा, मैं आपसे जो है आपके मनसूबा बंदी के बारे में पूछना चाहती हूँ। आप बेशक इसमें बहुत सारी जब क्वेश्चन भूल जाते हो तो एटलीस्ट आपने जो हेडिंग बता दी है ना, तो वो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि इसको ये पता है कि ये सारी चीजें पूछनी है। टाइम डेफिशिएंट है, इसीलिए ये अंदर इसके बहुत नहीं जा रहे। तो मेरा ये टिप, आज का टिप हमेशा अपने पास याद रखना, एक म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, एक बायोडाटा, ये इनको अंडर एस्टिमेट किसी सूरत नहीं करना, और तीसरा हेडिंग्स को जरूर, बेशक अंदर की ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं ये ना हो, बट दीज पिंक हेडिंग्स आर योर लाइफ लाइन। खैर, उसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन की तरफ। एग्जामिनेशन सब फर्टाइल कपल का भी एक सेंसिटिव होता है, आप उसको इंश्योर कराते हो प्राइवेसी। और इन केस ऑफ जैसे कि आदमी का होना है, आप उसको रेफर कर देते हो न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या अपने जो मेल गायनेकोलॉजिस्ट को है उनके पास। ये हमारा सिस्टम है, बट अदरवाइज अमेरिकन यूके में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ले लेते हैं। उसके बाद जो है आप कंसेंट के बाद प्राइवेसी इंश्योर करा के आप उसका स्टार्ट कर देते हो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अब वो चीजें जो दोनों के लिए कॉमन है उसमें अपियरेंस है, यानी कि ओवरऑल इनका लुक कैसा है। अब फीमेल में अपियरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? फीमेल में हो सकता है वो अ, जो है टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसकी अपियरेंस आपको क्लिक कर जाएगी शुरू में। और मेल में क्या है, वो बहुत ही लंबा सा गैलमैन टाइप का एक मेल है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपने उसकी बाकी जो है अपियरेंटली वो जॉइंटिस लुक तो नहीं है, सैनहोस्ट ये अपियरेंट में आ गया, लिम्फेडिनोपैथी इज नॉट अपियरेंट, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। और उसका जो जिस तरीके से वो आपसे बात कर रही है उसका पोस्चर, अब हो सकता है कई जगह पे ऐसा हो कि पेशेंट जो है मेंटली स्टेबल नहीं है, जो नॉर्मल आईक्यू की कैटेगरीज है उसमें शामिल नहीं होता, और फिर भी स्टिल उसके घर वाले जो है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके घर वाले इसको लेके आए हैं कि भाई ये जो है इसको औलाद नहीं हो रही, आप इसको देखें। तो आपको कई सारी चीजों को देखना होता है, सब बहुत सारे फैक्टर्स को आपको देखना होता है। सीपीएसवी में ऑल्दो अपेरेंटली ऐसे वो नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर गोइंग टू बी अ कंसल्टेंट, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। बॉडी मास आप उसका देखते हो, बीएमआई। अच्छा, बार बार मैं मशवरा देती हूँ, मैं हाइट एंड वेट नहीं बोलो, बट डायरेक्ट उसका बीएमआई, वाइटल साइंस, आप उसके ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, और ये तो दोनों के लिए, स्किन और हेयर दोनों का। अब देखो मेल में वो फीमेल में स्किन और हेयर का बहुत पीसीओएस से रिलेशन है, ठीक है। आप देखते हो उसकी एक्नी, हिर्सुटिज्म को, और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है या नहीं है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, मेल टाइप है या फीमेल टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। फिर थायराइड, थायराइड में आप उसको बोलोगे, इवन स्ट्रक्चर डिस्कशन आप कर रहे हो, आप उसको प्रोनाउंस करके अच्छे से बोलोगे, आई विल एग्जामिन द थायराइड ग्लैंड, आई विल इंस्पेक्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी goiter, nodules or any kind of thyroid swelling। सेम आप जब ये आपकी पेशेंट होगी रोड केयर में, आप एग्जामिनर से इसी तरह मांगोगे कि एनी goiter, nodule or thyroid swelling, थायराइड ग्लैंड पैल्पेशन, ठीक है। और उस बाकी थायराइड में क्या होता है अपार्ट फ्रॉम दिस, आप थायराइड का आखिर तक जो उसकी है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, इवन उसका ऑस्कल्टेशन भी होती है, आप उसमें भूल भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप आते हो उसके जो थ्रू आउट रूल ऑफ सेवन है वो आप फॉलो करते हो, उसमें अपने हैंड्स वगैरह ये सारे देख लिए। अब उसके बाद आते हो जो फीमेल की इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये एंड पेल्विक, ये इम्पोर्टेंट है। अब उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप टेनर स्टेजिंग मांगते हो, जैसे कि हमने जनरल गायनी के मॉड्यूल में किया था, आप उसकी टेनर स्टेजिंग ले लेते हो, स्पेशली आप कैलिफोर्निया के लिए देखते हो, ठीक है, या कोई अब नॉर्मल लिवर डिस्चार्ज तो नहीं है। आप उसकी जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी पे वो आप उसकी ले लेते हो, एब्डोमिनल आप असेसमेंट्स ले लेते हो, ये सारी आपने वर्बलाइज करनी है, इसलिए इतना वो नहीं है आपकी याद करो और परफॉर्म करो।
डेफिनेटली वही रूल्स है, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, वो थ्रू आउट आप फॉलो करोगे। फीमेल में स्कार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उससे जरूर पूछो, मासेस पूछो, ठीक है, कि ये मौजूद है या नहीं है, क्योंकि अब मासेस देखो हो सकता है फाइब्रॉइड्स वगैरह है, दे ऑल्सो इंटरफेयर विथ प्रेगनेंसी। सही है। तो ये आपने पूछ लिए। हर्नियाज वगैरह, हर्नियाज आर इम्पोर्टेंट। ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट के जो डिसऑर्डर्स हैं, डीएसडीज हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल है इनका। तो ये कुछ चीजें जो यहाँ पे बोलना जरूरी है, मतलब आप बाकी पेशेंट्स में हर्निया बोलो ना बोलो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है। पेल्विक असेसमेंट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। आप इंस्पेक्शन जो रूटीन में हम कर रहे हैं, अब उसमें आपने खासकर वेलाइजेशन वगैरह, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई स्कारिंग इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद जो है पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द डिस्चार्ज। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स डिस्चार्ज वाले होते हैं। और उसके अलावा यू इंस्पेक्ट फॉर द सर्विक्स एंड इट्स पोजीशन, एनी डिस्चार्ज, एनी पॉलिप्स एंड एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सर्वाइकल स्मेयर और स्वाब्स अगर नॉट प्रीवियसली टेकन बिफोर। बाय मैनुअल इंपॉर्टेंट है, साइज, शेप, मोबिलिटी, टेंडरनेस ऑफ द यूट्रस आप इससे देख रहे हो। आप एडनेक्सल मास और टेंडनेस एंड सर्वाइकल एक्साइटेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पीआईडी के पेशेंट्स, ठीक है, पीआईडी, जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे जो हैं ये ऐसे कंडीशंस हैं जो उसको सब फर्टाइल भी करते हैं, और साथ में जो है आपको फाइंडिंग्स भी यहीं से मिल जाती है। और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो एंडोमेट्रियोसिस, देन पर रेक्टल और रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन आप करते हो। मेल पार्टनर की जो एग्जामिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको जो ये वर्ड्स है ना ये अच्छे से याद कर लो, कि मेल का जो बॉडी हैबिटस, उसका मसल मास, ये किन पेशेंट्स के लिए, ये जो स्टेरॉइड वाले पेशेंट्स होते हैं, जो जिम वाले पेशेंट होते हैं, तो ये फाइंडिंग्स आपको वहां पे फिर काम आती है। ये वर्ड्स जब आपके मुंह पे रटा हो जाते हैं, तब आप जब मांगते हो तो आपको वहीं पे फाइंडिंग्स देते हैं। आप उनकी जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है इनके ऊपर आप कमेंट्स करते हो, पूछते हो। ये एंड्रोजन डेफिशिएंसी के बारे में आपको आइडिया देती है। और गायनोकोमेस्टिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन एबनॉर्मल डिस्चार्ज अलोंग विद और विदाउट gynecomastia, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप मेल की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आ गई स्कार्स, ठीक है, स्पेशली इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी। अब ये देखो बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें एक्चुअली जो है अनडिसेंडेंट टेस्टिस का ऑपरेशन हुआ होता है, ठीक है। फिर ये उनकी शादी करा के को हाइड करके कि भाई ये इसका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का, बट बेसिकली अगर आप बैकग्राउंड में जाते हो, वो अनडिसेंडेंट टेस्टिस होते हैं। और आपको खुद पता है कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस अगर बहुत अरसे तक ऑपरेट ना किए जाए तो बॉडी टेम्परेचर अंदर से हीट अप करके उनके जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है, एजोस्पर्मिया के वो शिकार हो जाते हैं। तो उसके बाद आपकी ये स्कार इंपॉर्टेंट हो गया, हर्निया स्पेशली आपने, बाकी ऑर्गेनो मेगैली और एनी इंग्वाइनल हर्नियाज के लिए, ये एब्डोमेन के लिए जो उसका जेनिटल एग्जामिनेशन है वो दो में डिवाइडेड है, पिनाइल एंड स्क्रोटल एग्जामिनेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कंसेंट और ये जो शेपरॉन है इसका जिक्र करके आप ये वर्बलाइज करते हो कि इंस्पेक्शन ऑफ, अब पीनस में क्या है, हाइपोस्पेडियाज, एपिस्पेडियाज, ये क्या है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। फिमोसिस, स्कार्स, अल्सर्स और डिस्चार्ज, ये सारे फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनके बारे में वर्बलाइज करके याद करके पूछते हो, ठीक है। स्क्रोटम के बारे में, टेस्टिस के बारे में आप अलग से पूछते हो, मैम व्हाट इज द साइज, नॉर्मल साइज, सिमेट्री, एनी चेंजेस इन द स्किन और एनी काइंड ऑफ सर्जिकल स्कार्स, ये आपको इंस्पेक्शन में मिला, ठीक है। अब साइज किसका बड़ा होगा? वेरिकोसील का, ठीक है, जो वेरिकोसील वाले हैं। छोटा किसका होगा? ठीक है, जिनमें डेफिशिएंसी है, वो हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी है, या बैकग्राउंड में कोई क्रोमोसोमल एनोमलीज है, तो उनकी जो है ये साइज में आपको वो फाइंडिंग्स में बोलेंगे कि स्मॉलर इन साइज। आप इंक्वायर करते हो दैट ऑन पैल्पेशन, पैल्पेशन में भी आपने साइज पूछा, इंस्पेक्शन में भी पूछा, पैल्पेशन में भी, देन यू आर आस्किंग इंक्वायरिंग फॉर कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, ठीक है। बाकी और मासेस, ये बाकी अंदर डिटेल में ना जाए, ठीक है, दीज आर जस्ट फॉर थ्योरेटिकल। आप
जाओ उसको बोलो मैम आई विल एनी palpation of epididymis for any thickening in duration or epididymis palpated, is it normal in palpation? एंड वॉज डिफरेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत एनाटॉमी पता होनी चाहिए इंडिविजुअली। ये इवन पेल्पेट होते हैं, ये नहीं है कि ये जस्ट ऐसी कहने की बातें। एवरी ईच एंड एवरी पार्ट स्किन और उसके साथ ये अलोंग विद जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर सेपरेटली पेल्पेबल एंड आइडेंटिफाइबल। देन प्रेजेंस ऑफ एनी वेरिकोसील आप इंक्वायर करते हो, ठीक है। आप बाकी जो है हाइड्रोसील एंड वेरिकोसील ये दोनों ही आपको फाइंडिंग्स के तौर पर मिल सकती हैं और दोनों के ही आपको साइज में ये बड़ा मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है अनडिसेंडेंट टेस्टिस जैसे कि हमने कहा वो आपको वहीं पे एब्डोमिनल में खासकर जो है पेल्पेशन में हर्नियास की सूरत में मिल सकते हैं, या फिर कोई प्रीवियस जब आप इंक्वायर करोगे इन्वेस्टिगेशंस में तो हो सकता है ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन्स में आपको ये मिल जाए। तो खैर ये हो गई, बाकी सिस्टमिक सबके लिए सेम है। आप इनको करके आप अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं एक दफा एग्जामिनर के सामने बेशक समराइज कर सकते हैं। अब आते हैं हम सब फर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस की। देखो हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस आर फॉर बोथ, हम दोनों कपल्स को एक साथ इवेलुएट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मेरे साथ एक कपल है जो वो बोल रहा है कि मेरे हस्बैंड की जो है मैं दूसरी बीवी हूँ, पहली का बिल्कुल अभी रिसेंटली एक बेबी हुआ है जो कि अभी 5 to 6 months का है। देन मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, ठीक है। मैं फिर डायरेक्ट फीमेल की तरफ ही उसका इन्वेस्टिगेशंस का रुख कर दूंगी अनटिल एंड अनलेस जब मुझे इसमें कोई क्ल्यू ना मिले देन आई विल इंक्वायर रिगार्डिंग द मेल। तो हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस को आप डिवाइड कर देते हो। एक तो वो जो सदाई हम लोगों के पास बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है वो तो लाइन नहीं है। फिर उसके अलावा स्पेसिफिकली फॉर फीमेल पार्टनर्स मैडम आई वांट टू इंक्वायर सर्टेन ब्लड टेस्ट और हार्मोन एनालिसिस, ठीक है। ये इनके दोनों नाम है, आप ब्लड से भी ले रहे हो और हॉर्मोन्स के लिए आप देख रहे हो उसमें, ठीक है। एंड आई वांट टू हैव सम इमेजिंग एंड स्पेशलाइज्ड टेस्ट और सर्टेन रेडियोलॉजिकल असेसमेंट्स, ठीक है। और अब इसमें क्या है, हम लोग बहुत दफा ये करते हैं, बोलते हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, तो बात सिर्फ ट्यूब्स की नहीं है, ठीक है। बात तो यूट्रस की भी है, बात तो ओवरीज की भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मेरे माइंड में ये बेहतर है कि आप उसको इमेजिंग और स्पेशलाइज टेस्ट कह के बुलाएं। हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, देन आई ऑल्सो वांट टू हैव इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट अगर आपको हिस्ट्री में देती है। अदरवाइज आपको उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है देन इट्स ओके, आप नहीं इंक्वायर करते हो। ये आपकी फीमेल पार्टनर के। अब आ जाते हैं एक दफा हम इसको देख लेते हैं कि फीमेल पार्टनर में आप हॉर्मोन्स या ब्लड टेस्ट कौन से दे रहे हो अपार्ट फ्रॉम बेस लाइन। एफएसएच इंपॉर्टेंट है, ये उसकी जो ओवरीज की एक्टिविटी है, ओवेरियन एजिंग के बारे में आपको एक आइडिया देती है कि क्या ये यंग है ओवरीज एंड आर दे प्रोड्यूसिंग फॉलिकल्स। तो हम मांगते हैं मैम आई वांट एफएसएच ऑफ अर्ली फॉलिकुलर फेज, ठीक है। एफएसएच वेरी करता है, अर्ली फॉलिकुलर अलग होता है और फॉलिकुलर फेज में इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। तो एफएसएच वी टेक अर्ली फॉलिकुलर फेज, LH वी टेक फॉर द फॉलिकुलर फेज। उसके साथ साथ आप इस्ट्राडायोल उसके हॉर्मोन्स की देखना चाहते हो एक्टिविटी, बट जो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देती है मतलब जो बहुत इंफॉर्मेशन वो है एफएसएच, ठीक है। फिर अगर आप पीसीओ सस्पेक्ट कर रहे हो तो एफएसएच LH रेशो, और अगर आप उस पेशेंट को और आगे जो है उसके लिए जाना चाहते हो कोई इंडक्शन कोई आईवीएफ प्रोटोकॉल्स तो उसमें आपको एंटी मलेरिया हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको उसके जो है सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट और असेसमेंट्स। जी बैग ओवरियन रिजर्व बताइए। जी एक मिनट पूरा हाँ, ओवेरियन रिजर्व के बारे में आपको आइडिया देता है, ठीक है। अब साथ में आप प्रोलेक्टिन मांगते हो, क्यों? ताकि आप एक्सक्लूड करो कोई प्रोलेक्टिनोमा वगैरह तो नहीं है। टीएसएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनिशियली ये आता है आपके इन्वेस्टिगेशन में आता है। एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन यू कैन इंक्वायर बट इतना नेसेसरी नहीं है। ये जो ऊपर के है अबव थायराइड ये सारे इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू इंक्वायर देम, ठीक है।
सो आप आते हो इमेजिंग। अब इमेजिंग में आपको क्या चाहिए? TVS सबसे पहले आपको चाहिए, जिसमें आप यूट्रस, ओवरीज, जो एंट्रल फॉलिकल काउंट या फॉलिकुलर डेवलपमेंट या फॉलिकुलर फेज के बारे में, या प्रेजेंस ऑफ एनी मेच्योर मेच्योर फॉलिकल्स, इस तरह आप एक आइडिया लेते हो कि उसके ओवरीज की जो एक्टिविटी है वो सही है और या पॉलिसिस्टिक तो नहीं है। तो आप उसको इंक्वायर करते हो और उसी तरह अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है अपनी डिटीज वाइज ही इंक्वायर करते हो कि मैडम, आई वांट टू नो रिगार्डिंग द यूट्रस, एंडोमेट्रियल थिकनेस, the size of the ovaries, presence of any cyst or polycystic ovaries, any presence of any follicle, size of the follicle। तो ये सारी जो है ये आपकी बैकग्राउंड नॉलेज है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पेशेंट को डायग्नोज करना चाह रहे हो, आप उसके लिए क्या देखना चाहते हो। साथ में आपको जो एक्वायर्ड एनोमलीज हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं, उनके बारे में आइडिया मिल जाता है। अच्छा, देन ट्यूबल पेटेंसी आपको मिलेगी हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम। तो मैंने इसलिए इसको अलग उस तरह से नहीं किया, टेस्ट फॉर ट्यूबल पेटेंसी एंड हार्मोन टेस्ट। सो वी हैव एडेड देम इन स्पेशलाइज्ड टेस्ट और इन जो रेडियोग्राफ्स हैं या इमेजिंग है। देन सोनोहिस्टेरोग्राफी के बाद की बात है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आप मांगते हो ये दोनों, बस। उसके बाद अगर आपको कोई पैथोलॉजी मिल रही है, कोई पॉलिप मिल रहा है, तो फिर आप आओगे सोनोहिस्टेरोग्राफी एंड डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशंस। इवन एक सब फर्टाइल कपल जो काफी अरसे से ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे साथ जो पेशेंट थी, शी वाज केस ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन, हैज शी हैज टेकन दैट एंड नाउ उसकी जो है आगे मैनेजमेंट करनी थी, तो उसमें बनता था कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी मांगी जाए। एंड आई आस्क्ड, शी सेड इट्स नॉट अवेलेबल। उसने एतराज भी नहीं किया। तो इसलिए कहने का मकसद है कि एक लिस्ट होती है, वो सारी लिस्ट एक साथ हम नहीं पूछ सकते, हम थोड़ी जस्टिफिकेशन के साथ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस में। ये महंगी होती हैं, पेशेंट के फाइनेंशियल बर्डन जाती है, एग्जाम में आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करना होता है। आप आते हो इन्फेक्शन स्क्रीनिंग की तरफ, क्लेमेडिया, ग्नोरिया, ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस। बहुत सारे पेशेंट्स, क्योंकि इससे जो है वो PID होती है, और PID जो है कॉज है सब फर्टिलिटी का। तो आप रिवर्स डायरेक्शन में ये चीजें देखते हो, चेक करते हो, और आते हो मेल पार्टनर। मेल पार्टनर में भी इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो सीमेन एनालिसिस है, ठीक है। वो आपको जो उनकी नॉर्मल रेंजेस हैं वो मालूम होनी चाहिए, स्पेशली जो WHO की हैं। तो वो आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपको रटा होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको नॉर्मल रेंज बताएगा नहीं। आप पूछोगे मैम व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, तो वो आपको कोई रेंज दे, कोई वैल्यू देगी। तो जब आपके माइंड में ये नॉर्मल होगा, तो देन यू आर एबल टू इंटरप्रेट इट कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। आप उसके ब्लड टेस्ट लोगे, दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। FSH, LH, टोटल टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ये मेल में इम्पोर्टेंट है, आप मांगते हो, ठीक है। जब मेल फैक्टर, खासकर आप कपल्स को काउंसिल कर रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो, तो ये ब्लड टेस्ट आपने लाजमी मांगने हैं, ठीक है। बाकी रिगार्डिंग रिगार्डिंग द टेस्टिकुलर एंड जेनिटल एवेल्युएशन, फॉर एग्जाम्पल आपको पेशेंट ने बताया कोई जो है, म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। अच्छा, एक मिनट, मैं एक म्यूट कर दूंगा। तो आप ऐसे पेशेंट के अब जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट की मैं नॉर्मल रूटीन की हिस्ट्री ले रही हूँ और पहले ही बार मैं उसका टेस्टिकुलर जो है वो अल्ट्रासाउंड मांग रही हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं पहले पेशेंट का जो है थ्रू आउट हिस्ट्री वगैरह लूंगी, मुझे इंडिकेटेड लगे तो ही मैं उसका ये स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड छूंगी फॉर टेस्टीज, वेरिकोसील एंड प्रेजेंस ऑफ एनी मासेस। इन्फेक्शन स्क्रीन, अगर कोई सिम्टोमेटिक कुछ हो, इट्स ओके, इट्स ओके। नाउ आप जो दोनों पार्टनर्स के लिए कैरियोटाइपिंग, वो भी आपका सेकंड लाइन इन्वेस्टिगेशन है, विद जस्टिफिकेशन आपको बताना होगा। ये नहीं है कि आप पहली बार में पेशेंट की काउंसलिंग कर रही हो, पहली बार वो आई है और पहली बार में उसको तुमने इंक्वायर किया है कैरियोटाइपिंग का, ठीक है। जस्टिफिकेशन वो आपसे जरूर मांगेगी, आपको कहीं पे कोई क्लू लग रहा है या कोई ऐसी बात लग रही है, तब आप कैरियोटाइपिंग पे आओगे। और
ये हो गए इसके इम्पोर्टेंट। बाकी जेनेटिक टेस्ट वगैरह ये छोड़े, कैरियोटाइपिंग तक आप इसको रखें। नाउ आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कि अगर एक कपल है तो उसमें कॉजेज क्या है सब फर्टिलिटी के। कपल्स में फीमेल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स 35%, मेल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट 30%। ठीक है, ये काउंसलिंग में भी आपको काम आती है कि देखें हम, आप वो कहेगी दोनों के टेस्ट क्यों करा रही हो डॉक्टर, दोनों को क्यों, तो ये आपके आंसर यहीं से आते हैं कि देखिए देखा गया है कि 35% जो है वो खवातीन की वजूहात होती हैं, बीवी की वजह तरफ से होते हैं। 30% ऐसे होते हैं कि आदमी में जो है या शौहर में ये वजूहात पाई जाती हैं। दोनों को मिला के क्यूमुलेटिव वो 20% है, और कुछ 15% ऐसे होते हैं जिनमें कोई वजह सामने नहीं आती, इसीलिए हम आपके ये टेस्ट कराएंगे। हो सकता है सिनेरियो में वो रेजिस्ट करे कि मुझे कोई टेस्ट नहीं कराने, मुझे दवा दो। यहीं से आपकी नॉलेज, यहीं से आपका जो बेस फाउंडेशन बनी होती है वो यहाँ से निकल के आती है। फिर उसके बाद आप ये छोटे जो फैक्टर्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया गया है कि अगर फीमेल में है और मेल में है तो कौन से कॉजेस कितने परसेंट है। तो रिगार्डिंग आज हम फीमेल पे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसको जरा देख लो कि ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शंस सबसे जो है ऊपर हम इनको कंसीडर करते हैं 15 to 20%। और फिर उसके बाद उसी के साथ पैरेलल चलती है अनएक्सप्लेन्ड 15%। यानी आप एक अगर पेशेंट को देख रही हो, आप अपने माइंड में पहले पीसीओएस लेके आना, साथ में अनएक्सप्लेन्ड लेके आना। अनएक्सप्लेन्ड आपको जो है इन्वेस्टिगेशंस में जाके कंफर्म होगा, हिस्ट्री में कोई आपको वो नहीं मिलेगा। बट पीसीओस, हाइपोथैलेमिक हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, ये आपको क्वेश्चंस पे, आंसर्स पे, एग्जामिनेशन पे पता चल सकता है। देन आपके पास जो सेकंड है, आपके माइंड में आना चाहिए फीमेल ट्यूबल फैक्टर्स, ट्यूबल ब्लॉकेजेस, पीआईडी, एंडोमेट्रियोसिस। इसके सवालात क्या हुए, वही थे जो मेंसेस में आपने पूछे, डिस्चार्ज के बारे में पूछे, नलों में दर्द तो नहीं होता, ट्यूबल ब्लॉकेज ये डिस्चार्ज के साथ, और साथ में कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे पेशेंट सेकेंडरी सबफर्टिलिटी के साथ हैं, यानी बहुत अरसे बाद आए हैं, पहले बच्चे हुए थे अब नहीं हो रहे, तो कहीं आपने कोई ऐसा ऑपरेशन तो नहीं करवाया, ट्यूबों को तो बंद नहीं करवाया। ये सारे आपके क्वेश्चन हिस्ट्री के वहां से निकल आते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आप पूछते हो, वही है, क्वाइटल पेन भी है, डिस्पेरोनिया भी है इसमें। ठीक है, ये सारे एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स अभी हम जो करते जाएंगे। तो आपने फीमेल में डिवाइस पूछा, फिर मेल फैक्टर के आपने पूछ लिए, मेल को हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। तो आज आपके माइंड में ये होना चाहिए, हिस्ट्री along with examination and investigations. So this was the introduction। क्योंकि सब फर्टिलिटी जो मॉड्यूल है ना, उसकी जान पूरी यही है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं आई, कोई फायदा नहीं है टर्नर का, कोई फायदा नहीं है कैलमान का, कोई फायदा नहीं है ट्यूबल ब्लॉकेज का, कोई फायदा नहीं है हिस्टेरोसल्फिंजोग्राम को समझने का, जब आपको सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री पकड़ना नहीं आई, उसको डायग्नोस करना नहीं आया, और सेम इन्वेस्टिगेशंस मांगना कि क्या क्या है, कितने मांगने चाहिए, कितने लेने चाहिए, एफएसएच लूं ना लूं, एलएच लूं ना लूं, या आखिर तक ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता। सो इसलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ये जो आप लोगों का एक माइंड में एक सब फर्टिलिटी को रिलेटेड एक कंफ्यूजन होती है, वो पहले ही उसमें क्लियर आउट हो जाए। सो किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लो, उसके बाद हम अपने रिकॉल्स पे जाएंगे। मैम ये क्वेश्चन ये है कि जैसे प्राइमरी फर्टिलिटी और सेकेंडरी, जैसे कि आपने इनको डिवाइड नहीं किया कि कितने फैक्टर्स, which factors for the primary that cause the primary fertility and which factor causes secondary fertility, उनकी परसेंटेज जैसे कि अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, उनकी अलग अलग है। ये हमने जो अभी हमने कवर की, दीज आर नाइस गाइडलाइंस ओरिएंटेड, जो जिस तरह से उन्होंने अपनी गाइडलाइन में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, जब सेकेंडरी सब फर्टिलिटी की बात आएगी, अब हमारे पास जो सिनेरियोज हैं, जो रिकॉल्स हैं, दीज आर मोस्टली प्राइमरी सब फर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं। जो एच एस ठीक है। जी, जो हमने, याद है एशरमैन सिंड्रोम और एचएसजी के कुछ देखे थे, किए थे स्लाइड्स हमने किए थे, उस तरह आते हैं, बट नॉट हिस्ट्री टू डायग्नोसिस, इस तरह नहीं आते।
पहले आपको वो दी होती है उसकी स्लाइड, फिर डायग्नोज करो इन्वेस्टिगेशन को और फिर जाओ। और खैर जब हम सेकेंडरी सब फर्टिलिटी के जो सिनेरियोज हैं जो इंक्लूडेड है वो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको परसेंटेजेस भी बता दूंगी, ठीक है। ये परसेंटेजेस नाइस में प्राइमरी सब फर्टिलिटी से, दीज आर फ्रॉम द नाइस गाइडलाइंस। और कोई क्वेश्चन? चलो मैं इसको क्लोज करती हूँ।